वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पर बात करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर बात करते हैं। आप अपने क्वेश्चन हम तक कैसे भेज सकते हैं, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, फिर आज का टॉपिक मैं आपको डिस्क्लोज करूंगी, बताऊंगी आज कौन है हमारे मेहमान। लेकिन सबसे पहले वो स्क्रीन जो आपको बताएगी कि आप अपने क्वेश्चन हम तक कैसे भेज सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9311211874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिससे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं हमारी ईमेल आईडी, जिसके ज़रिए आप हमें अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, जब आप इस ईमेल आईडी से अपने क्वेश्चंस भेजते हैं तो वो सीधा मेरे ईमेल बॉक्स से कनेक्टेड है और मुझे आपका क्वेश्चन मिल जाता है और मेरे लिए ईजी रहता है वहाँ से पिक करना भी। सो थैंक यू सो मच। आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश तो होती है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ले सकें, इसलिए चलिए विदाउट फर्दर अडू शुरुआत करते हैं कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो स्कीम का एक बड़ा एक्सपोजर इक्विटी यानी शेयर्स पर रहता है, यानी जो इक्विटी है वो उसकी कोर कैटेगरी रहती है। कोर कैटेगरी को कवर करने के बाद कंपनियां जो हैं बाकी पैसा वो चाहें तो फुल 100% पूरा इक्विटी में डाल दें या फिर शॉर्ट टर्म डेट में डालती हैं। लेकिन सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक बड़ा बदलाव किया है अभी ठीक 2 महीने पहले, और उन्होंने ये अलाउ किया है कि इक्विटी फंड्स जो हैं अपना जो कोर एलोकेशन के बाद जो उनका नॉन कोर एलोकेशन है उसका 35% तक वो इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर पाती थी, अब कर सकती हैं गोल्ड, सिल्वर ईटीएफ्स या इन्वेट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जो पहले से भी अलाउड था। इसे ऐसे समझिए कि इक्विटी फंड का जो मेन हिस्सा है वो स्टॉक्स का हो गया यानी वो कोर, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो हो जाएगा नॉन कोर। तो अगर 100 रुपए का फंड है, इसमें 65 से 70 रुपए स्टॉक्स में और 30 से 35 रुपए नॉन कोर में जाएगी। और यही जो नॉन कोर है ना, जो रेसिडुअल वाला जो हिस्सा है ना, वो अब गोल्ड, सिल्वर या डेट में इन्वेट्स में जा सकता है। और इसकी शुरुआत बंधन म्यूचुअल फंड ने अपने इक्विटी फंड के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में चेंजेस के साथ कर दी है। बंधन म्यूचुअल फंड ने अपनी स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में एसेट एलोकेशन में 10% तक गोल्ड और सिल्वर को ऐड करने का अभी प्रपोजल दिया हुआ है। इससे कंपनी का कहना है कि वो ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन दे पाएंगे, वॉलेटिलिटी कम करने और बेहतर रिटर्न जनरेट करने में मदद मिलेगी। तो चलिए समझते हैं इस पूरे कदम के पीछे क्या मकसद है, इन्वेस्टर का क्या होगा फ़ायदा। वाइज इन्वेस्ट के फाउंडर हेमंत रुस्तगी सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 में। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, बट रियली हैप्पी टू सी यू। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू मनी 9 सर। थैंक यू प्रियंका, हैप्पी टू बी बैक हियर। जब भी हम आपसे बात करते हैं कुछ नया सीखते हैं। आई वाज सो हैप्पी कि आज आप आए हैं और हमने ये टॉपिक पिक किया है, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं इक्विटी फंड्स की, अब उसमें गोल्ड और सिल्वर की एंट्री हो रही है। और हम देख रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 20-22 महीने से इक्विटी का प्रदर्शन बहुत वॉलेटाइल रहा है, और ऐसे में गोल्ड एंड सिल्वर ने बीच में तो धांसू रिटर्न दिया है। और उनको जब इक्विटी फंड्स में एंट्री मिलेगी, तो आप क्या देख रहे हैं इक्विटी फंड्स का जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे बदलेगा और इस कदम से क्या फायदा हो सकता है? प्रियंका, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है सेबी का, और आई थिंक ये बात बहुत ही प्रेज वर्दी है सेबी के बारे में कि वो काफी प्रोएक्टिव रहते हैं। ऑब्वियसली देखिए, रेगुलेशंस ऐसे होते हैं कि उसमें आप एक ही बार में सारे बदलाव नहीं कर सकते। आप देखते हैं किस तरह का मार्केट का चलन है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह से बदलाव होने चाहिए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे जो फायदा है वो निवेशक का होना चाहिए। और आई थिंक उसी बात को ध्यान में रखते हुए इसमें बदलाव किए गए हैं। इससे पहले क्या होता था कि जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते थे तो रूल ये था कि मिनिमम 65% आपको इक्विटी में लगाना, बाकी पैसे जो है अमूमन वो डेट इंस्ट्रूमेंट में लगता था, वो चाहे कैश में रखा रहे या फिर लिक्विड में जाए, शॉर्ट टर्म में जाए, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वहां पे पैसा होता था। अब होता क्या है कि देखिए, एक आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि पिछले 18 मंथ्स में अगर हम देखें जिस तरह की मार्केट थी, गोल्ड ने बहुत अच्छा किया, सिल्वर ने बहुत अच्छा किया। हालांकि इन्वेस्टर्स का जो फोकस है जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो वो वही है कि वो इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हो। कहीं भी इस जो रेगुलेशन का मकसद ये नहीं है कि वो फोकस हटाया जाए, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब मार्केट में मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज नहीं हो फंड मैनेजर के पास, और इक्विटी फंड से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बीट कर सकें, तो डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर आप 35% तक पैसा लगाते हो तो वहां पे तो वो होना बहुत मुश्किल है।
दूसरी बात, अगर आप फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि वो सिर्फ इक्विटी और डेट ना देख के ये तीन इंस्ट्रूमेंट जैसा आपने कहा, गोल्ड, सिल्वर और इनविट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब वहां पे अपॉर्चुनिटी होंगी तो ये एक बड़ा फैसला होगा फंड मैनेजर के लिए। देखिए, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दे रहा है फंड मैनेजर को। और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनको लगता है कि अगर इक्विटी मार्केट में रिटर्न ज्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा बाकी पैसा जो है वो 35% डेट में रहेगा, वहां भी अपॉर्चुनिटीज है कि फंड मैनेजर आपको अच्छा रिटर्न दे। लेकिन ये बहुत ही अहम फैसला होगा, ये टाइमिंग जो है उसकी कितना एलोकेशन उसमें किया जाए। क्योंकि देखिए, हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में जो भी इश्यूज थे, अगर आप 1 अप्रैल से देखें तो मार्केट में काफी अच्छा हमने राइज देखा है यहाँ पे तीनों के तीनों सेगमेंट में। स्पेशली अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखें, अगर मान लीजिए ये लड़ाई आगे नहीं जाती है और इसको ये सोल्यूशन निकलता है तो हम फिर बैक टू आवर फंडामेंटल्स पे होंगे। तो ऐसे मौके जब होते हैं तो देखिए, फंड मैनेजर के लिए भी ये मुश्किल होगा डिसाइड करना कि कितना एलोकेशन और वो कब किया जाए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देगा, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हर फंड मैनेजर वही चाहता है कि उनका एलोकेशन वो इक्विटी में हो, वो जो उनका मैंडेट है। हाँ, बट ये डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी है जो मुझे लगता है निवेशकों और सबसे ज्यादा निवेशकों के लिए और फंड मैनेजर के लिए भी काफी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो मैं मान के चलो कि जो हमारे ट्रेडिशनल इक्विटी फंड्स हैं वो बदल जाएंगे, क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर का तड़का भी लग जाएगा। और ऑब्वियसली आपने समझाया कि ये वॉलेटिलिटी को हैंडल करने में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा दे रहा है। तो जो ट्रेडिशनल इक्विटी फंड्स हैं अब वो भी गोल्ड और सिल्वर का सहारा ले रहे हैं वॉलेटाइल टाइम्स को सॉर्ट ऑफ फेस करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, इक्विटी हम जानते हैं कि खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है। लॉन्ग टर्म में उसके पोटेंशियल है, रिटर्न के काफी अच्छे हैं, हमने देखा भी है। और कभी कभी ऐसे पीरियड्स होते हैं जब इक्विटी मार्केट में कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है या वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स हैं ज्यादातर जो गोल्ड सिल्वर के लिए काम करते हैं वो इक्विटी के लिए काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैंने पहले कहा, फंड मैनेजर के लिए कि वो निवेशकों का कुछ पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगा के रिटर्न्स को बेहतर कर सके, वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो में कम कर सके। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा बदलाव है मेरे हिसाब से। और जैसा मैंने कहा कि की फैक्टर होगा फंड मैनेजर के लिए डिसाइड करना कि कितना पैसा वो इन इंस्ट्रूमेंट्स में लगाएंगे और वो कब लगाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मान लीजिए इक्विटी मार्केट अच्छा करने लगे गोल्ड और सिल्वर से, और अगर आप वहाँ ज्यादा एलोकेशन बना के बैठे तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर का जो मैंडेट था प्राइमरीली वो इक्विटी का था, तो वहां आपका फंड जो अगर अंडर परफॉर्म करेगा तो भी इशू हो सकता है। तो फंड मैनेजर के लिए काफी चैलेंजिंग होगा डिसाइड करना कि कितना पैसा लगाएं, कब लगाएं और कब उससे निकले बाहर। बट जैसा मैंने कहा, बॉटम लाइन ये है कि फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, इन्वेस्टर्स के पास मौके हैं कि अगर कोई फेज में इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है तो उनके पास मौके हैं कि एटलीस्ट एक जो पार्ट है इन्वेस्टमेंट का वो इन इंस्ट्रूमेंट में जाके उनके रिटर्न को सुधार सके। ओके, सो फंड मैनेजर का काम थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन उसे फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है और वो दूसरे एसेट को भी आपके इक्विटी फंड्स में जोड़ पाएंगे, तो फील्ड जो है वो बड़ा हो जाएगा। अभी जो बंधन म्यूचुअल फंड ने ये बदलाव किए तो उन्होंने उनके में सारे वो स्कीम के डॉक्यूमेंट्स जो पढ़े थे उसमें 10% तक उन्होंने कहा कि वो गोल्ड और सिल्वर ETF में डालेंगे। हालांकि छूट है 35% तक जाने की, पर अभी उन्होंने रेसिडुअल अमाउंट, जो रेसिडुअल पोर्शन है उसका 10% तक का है। बंधन म्यूचुअल फंड ने शुरुआत कर दी अपने इक्विटी फंड्स में, स्मॉल कैप में, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में, प्लस फ्लेक्सी कैप में। आपको लगता है और हम और AMCs को इसमें जुड़ते हुए देखेंगे? हाँ, बिल्कुल देखेंगे। देखिए, जब आपके पास प्रोविजन है तो आप प्रोविजन तो करके रखेंगे, राइट। आप इंटरनली भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप फंड हाउसेज है वो इंटरनली भी डिसाइड करेंगे कि अगर रेगुलेशन में आपको 35% अलाउड है, जरूरी नहीं कि वो 35% तक इंटरनल प्रोविजन रखेंगे, वो 10% 15% भी रख सकते हैं। बट आई थिंक जब आपके पास एक प्रोविजन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक श्योर कि वो इट्स इन प्लेस, कि जब आपको उसको इस्तेमाल करना पड़े तो आप उसको कर सकें। तो बिल्कुल जैसा आपने सही कहा कि बंधन ने अगर अभी किया है तो बाकी फंड भी धीरे धीरे इसको करेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसी और अनाउंसमेंट बाकी फंड हाउसेज से करने के लिए। बट अगेन, जैसा मैंने कहा, की फैक्टर होगा कितना एलोकेशन आप इनको देते हैं, क्योंकि मैंडेट प्राइमरीली इन्वेस्टर का इक्विटी में इन्वेस्ट करने का है। आपको ऑब्वियसली जब आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो इक्विटी फंड से कंपेयर करेंगे, तो ये की फैक्टर होगा कितना आपने एलोकेशन इन इंस्ट्रूमेंट में किया, किस समय पे किया, और आपकी एंट्री एग्जिट किस समय पे रही, ताकि आपकी परफॉर्मेंस सुधरे और आपकी वॉलेटिलिटी कम हो, ना कि आपके
इक्विटी के रिटर्न के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि आपने एलोकेशन इक्विटी में कंपैरेटिवली कंपेयर टू द पीयर ग्रुप अपने कम रखा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, मुझे लगता है फंड मैनेजर का ध्यान उनके ऊपर भी हो। ओके हम इससे पहले कि पोर्टफोलियो में बढ़ें, बस ये बता दीजिए कि अभी 1.5-2 साल से लोगों की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दबाव है, वॉलेटाइल मार्केट, जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ की टेंशन, बहुत सारे टेंशन से गुजर रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिन्होंने पहले नया पोर्टफोलियो बनाया कि वो नेगेटिव रिटर्न्स में बैठे हुए हैं। क्या ये गोल्ड और सिल्वर का एडिशन उनके नेगेटिव रिटर्न को थोड़ा सा बेटर बनाते हुए नजर आ सकता है अभी, हेमंत सर? नहीं, आई डोंट थिंक वो सही होगा बोलना। आप देखिए परफॉर्मेंस गोल्ड सिल्वर की जो 1.5-2 महीने पहले थी वैसी तो अभी है नहीं, करेक्ट? तो द पॉइंट इज, आप अगर ये सोच रहे हो कि इक्विटी मार्केट में नेगेटिव है, वहां से पूरा होगा, वहां से पूरा नहीं होगा, वो पूरा इक्विटी से ही होगा। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए, स्पेशली जो नए निवेशक हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में इन्वेस्ट करना शुरू किया, शायद पहली बार, या ऐसे भी निवेशक हैं जिन्होंने 5-6 साल से शुरू किया, इस तरह की करेक्शन उन्होंने नहीं देखी है। तो आई थिंक उनके लिए इंपॉर्टेंट ये जानना कि अगर आप मान लीजिए एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं चाहूंगा अपनी एक बार स्टेटमेंट अगर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि आपके रिटर्न के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। आपको अभी इस समय डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है आपके पोर्टफोलियो में जिसका फायदा उसको आगे जाके मिलेगा। और वो ये क्या है, जो हम कहते हैं कि एवरेजिंग का फायदा होता है। अगर आप देखें जो पैसा आप 2 साल पहले लगा रहे थे, जो आज लगा रहे हैं, उसमें आप देखिए उतने पैसे में कितने यूनिट्स आपको पहले मिल रही थी, कितने यूनिट्स आपको मिली। अगर स्पेशली अगर आप मार्च महीने की बात करें, क्योंकि उससे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि हमने सिर्फ टाइम करेक्शन देखी, हमने प्राइस करेक्शन उतनी देखी नहीं थी। जो प्राइस करेक्शन जो भी हुआ वो मार्च में हुआ, और उसका काफी हिस्सा हमने देखा ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। तो मार्केट की ये नेचर है कि वो वॉलेटाइल होगी इन द लॉन्ग रन। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्रूवन फैक्ट है और मुझे लगता नहीं वो बदलेगा कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको अच्छे रिटर्न देगी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट इस समय पे कर रहे हो, जहां पे मार्केट नीचे है, वॉलेटाइल है, उसका फायदा आपको आगे जाके होगा, क्योंकि आपको यूनिट्स थोड़े ज्यादा मिल रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपके एवरेज कॉस्ट को नीचे लेके आएगा। और जब रिकवरी होगी तो रिकवरी में भी आपके प्रोसेस को थोड़ा एक्सपेडाइट करेगा, आपको जल्दी रिकवरी करने का मौका देगा। तो ये बात सही है कि जब हम अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, लाजमी है वो। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है वो जानते हैं कि ऐसा होता है कि जब मार्केट रिकवर होता है तो फिर जो भी पीरियड आपका था जिसमें आपको रिटर्न नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं आपको उसका पूरा रिकवरी जो है आपको अपने पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है। तो मैं यही कहूंगा कि डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखिए जैसे जैसे इक्विटी मार्केट सुधरेगा, आप देखेंगे आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे। ओके, सो पॉजिटिव साइड ये कि अभी आप ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर रहे होंगे और कंपाउंडिंग का असली मज़ा तभी आता है जब इस तरह की वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। हेमंत सर, अब हम पोर्टफोलियोज़ की तरफ रुख करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नूरुल अजीम जी से। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो मुझे व्हाट्सएप पर भी भेजा था, ईमेल पर भी भेजा था और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर भी हैं एंड आई एम सो हैप्पी। असम के जोरहट से हैं और बात करते हैं नूरुल जी से। नूरुल जी नमस्ते, स्वागत है आपका, क्या करते हैं आप? नमस्ते जी मैम, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। मैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैम। ओके, आप एमआर कहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एमआर है, मैक्लोड्स फार्मासी लास्ट 17 ईयर से कर रहा हूँ मैम। ओके ओके, बहुत अच्छे। तो ये आपके मेरा पोर्टफोलियो है मैम, मेरा जो पोर्टफोलियो है मैंने उधर मेंशन करके दिया है जो कौन सा मैंने जो फिक्स वन टाइम इन्वेस्ट किया है 2023 से फेब्रुअरी टाइम, वो मैंने कुछ मैंने ये है आपका फंड है। और एसआईपी मैंने किया है 40,000 वहां पे लिखा है। किंतु ये टुडे आज मैं बोल रहा हूँ वो एसबीआई लार्ज कैप मैंने 5,000 एसआईपी स्टॉप किया है मैम। अच्छा, आज ही रोका है? आज टुडे, क्योंकि वो कन्वर्ट करके, क्योंकि निप्पॉन लार्ज कैप है तो मैंने सोचा था कि ओवर वैल्यूएशन मैंने ज्यादा होता है उन लोगों का की दोनों का कॉम्बिनेशन में। तो मैंने सोचा था कि ऐसे आप लोग आपका चैनल मैंने आज 2 दिन से देख रहा हूँ मैम, बहुत दिन से वो देख के थोड़ा थोड़ा मैंने करके ये कर रहा हूँ। तो अभी मेरे को अनदर 12,000 रुपीज ऐड करना है फंड में। तो मैं क्या आईसीआईसीआई मल्टी एसिड फंड, कोई भी मल्टी एसिड फंड और एक है जो नेस्डेक मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 का फंड और गोल्ड ईटीएफ में हम डाल सकते हैं क्या 12,000 या 15,000 एसआईपी? ठीक है, ओके, बहुत अच्छे नूरुल जी। मुझे लगता है आप बहुत वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं। वैसे आपके असम का मौसम तो अभी काफी गर्म होगा, चुनावी माहौल भी गर्म हो रहा है वहां पर तो?
I think, ma'am, yes, ma'am, absolutely true, ma'am. ओके Absolutely right. चलिए, तो आपके पोर्टफोलियो को बाकी थोड़ा मैम, एक्चुअली सीरियसली मैम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे। बहुत देखता हूँ रात, अगर कोई कुछ दिन में अगर ड्यूटी में मिस करता हूँ तो रात 2 बजे 12 बजे देखता हूँ। थैंक यू नुरुल जी, ये जो दोस्ती जो है हमारे साथ मनी नाइन के साथ बनाए रखिएगा। चलिए, आपने पोर्टफोलियो हमें पहले से भेजा था तो हमने हेमंत सर से शेयर किया है आपका पोर्टफोलियो, और अभी आपने और जो एडिशनल सवाल पूछा है 12,000 से लेके 15,000 जो आप निवेश करना चाहते हैं उसको भी रखते हैं। पहले पोर्टफोलियो ले आती हूँ, तो आपका सामने मेरा सिप का पोर्टफोलियो चल रहा है, वही बता देते हैं। एसबीआई लार्ज कैप आपने कहा कि इसे आपने बंद कर दिया है, तो निपॉन का लार्ज कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और क्वांट का स्मॉल कैप है। सब में 10,000, 5,000, 5,000, 10,000 का निवेश है। 40,000 की सिप जो चल रही है इनकी, कुछ 2018 का निवेश है, कुछ 2023 का, कुछ 2024 का। इसके अलावा लमसम और मैम ना पीएफ में मैं 1.5 प्लस एवरी ईयर लास्ट 8 ईयर से मैं कर रहा हूँ। किस में सर? पीएफ। अच्छा, पीएफ यानी पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ, पीएफ प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 एवरी ईयर लास्ट 8 ईयर 7 ईयर से कर रहा हूँ मैं। ओके, एंड आपके पास आपका लमसम वाला भी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। लमसम वाली प्लेट शायद हम नहीं दिखा पाएंगे, पर पोर्टफोलियो में है एसबीआई का मैग्नम चिल्ड्रन फंड। ये बच्चों के लिए किया आपने नुरुल जी? हाँ, ये बच्चे लेके मैंने वो डाउन हो गया मैम, फिर भी मैंने वहाँ पे डाल दिया है। वो बहुत अच्छा फंड है, वो बहुत अच्छा दे रहा है। ठीक है। एचडीएफसी मिड कैप 1 लाख, एचडीएफसी मल्टी कैप 1 लाख, एसबीआई का पीएसयू 30,000, एसबीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर 50,000, एसबीआई का ऑटोमोटिव फंड 30,000। आपने कहा 12 साल तक निवेश करेंगे, 4.5 करोड़ की राशि तक पहुंचना चाहते हैं, 10 से 15% तक आप जो है स्टेप अप करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड आपकी फेवरेट कंपनी है, आपके सिप पोर्टफोलियो से लेकर लमसम में एसबीआई बहुत सारा नजर आ रहा है। हाँ मैम, ये और एक बात है मैम, वो जो एसबीआई लार्ज कैप मैंने अभी स्टॉप कर दिया है ना मैम, बहुत पुराना फंड है, 2018 से कर रहा हूँ, उसमें लगभग 8-9 लाख रुपीज हो गया उसमें। ओके। और वो जो स्टॉक कर दिया, क्या वो 5,000 में निपॉन लार्ज कैप में ऐड कर सकता हूँ? ठीक है। और एक सवाल है, जो मेरा फिक्स म्यूचुअल फंड वन टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर वो कैंसिल करना है, विड्रॉ करना है, मेरे को रिडीम करना है, मैं कर लूंगा। आज टुडे मैम जो सार ने बोलेगा, आप लोग बोलेगा, उसी हिसाब से मैं पोर्टफोलियो आज से बना लूंगा। ओके। जो रिडीम करना है मैं रिडीम कर लूंगा। ओके। जो परफेक्ट एक्चुअल फंड होगा वो कर लूंगा। एवरी मंथ 50,000 का एसआईपी होगा। और जो 15,000 का एसआईपी करना है, आपने कहा आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट या मोतीलाल का नैस्डैक फंड, और तीसरी स्कीम क्या बोली आपने? नहीं, जो 15,000 का बोला था, कोई भी मल्टी एसिड, कौन सा मल्टी एसिड फंड अच्छा होगा ना करेंगे। और मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक और गोल्ड ईटीएफ में कर सकता है क्या मैं? गोल्ड ईटीएफ। ओके हेमंत सर, क्योंकि नुरुल जी जो हैं वो हमारे शो को बहुत गौर से सुनते हैं और फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा उनके पोर्टफोलियो को वो जिस तरह से डीक्लटर करवाना चाहते हैं, ज़रा एनालाइज करके बताइए क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे नुरुल जी को। आई थिंक काफी प्लान तो उन्होंने अच्छे से किया है, बट आई थिंक 2-3 चीजें हैं जहाँ पे मुझे लगता है उनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। पहले तो अगर मैं इनके टारगेट पे आ जाता हूँ, तो जो इनकी एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है, प्लस उन्होंने अभी बताया कुछ और पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, और प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश करेंगे कि वो स्टेप अप भी कर सके। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो पैसा अभी इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं एडिशनल, वो पैसा और पीपीएफ का कंसिडर करके 15% अगर ये अपना स्टेप अप करते हैं, तो करीब करीब जो इनका टारगेट है वो आराम से पूरा हो जाएगा। तो आई थिंक 2 चीजें करनी है, एक एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है और जो अभी इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू करना है। लेकिन हाँ, जहाँ तक फंड्स का सवाल है उसमें कुछ बदलाव डेफिनेटली करने की जरूरत है। जैसा उन्होंने कहा, एसबीआई में ऑलरेडी उन्होंने बदलाव कर दिया, तो मेरी रिकमेंडेशन वही थी उसकी कि एसबीआई का जो लार्ज कैप है उसको बंद करके आप वो पैसा जो है आप निपॉन लार्ज कैप में लगा दीजिए। क्योंकि हालांकि आपके पास 12 साल का समय, लेकिन ये मत भूलिए कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो आपका एवरेज होल्डिंग पीरियड 6 साल रहेगा। उसमें थोड़ा सा पैसा अगर लार्ज कैप में ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एसबीआई का जो आपने एसआईपी बंद किया वो बिल्कुल ठीक है, वो पैसा आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में लगा सकते हैं। इनके पास 2 सेट ऑफ फंड्स हैं, एक जहां पे लमसम लगाया है और एक जहां पे उन्होंने एसआईपी किया है। मुझे लगता नहीं कि उनके जैसे निवेशक के लिए कोई कारण होना चाहिए कि आप 2 अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि अगर आप जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं उसमें आपको फेथ है और जब भी आपके पास लमसम पैसा हो आप उन्हीं फंड में पैसा लगाइए
ताकि आपको लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो 6 फंड जिनमें उन्होंने लार्ज जो लमसम पैसा इन्वेस्ट किया उसमें 3 फंड जो है वो सेक्टर और थीमेटिक फंड है। देखिए उतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि वो आपके अगर वो अच्छा भी करे तो आपके पोर्टफोलियो रिटर्न में बहुत ज्यादा फर्क करेगा, बल्कि ये आपका रिस्क बढ़ाता है, क्योंकि सेक्टर फंड में और थीमेटिक फंड में एंट्री और एग्जिट करना उसका टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा रिकमेंडेशन तो ये है कि आप उन फंड्स को आप बंद कर दीजिए। क्या करना मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम एसआईपी के फंड से बात करते हैं। एक फंड हमने ऑलरेडी बात कर ली, और स्मॉल कैप में इनके पास कौन स्मॉल कैप है, मुझे लगता है बंधन स्मॉल कैप जो है वो उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ बेटर रिटर्न। 2 मिड कैप फंड है इनके पास, एक में वो एसआईपी कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, और एक एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी जहां पे उन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया है। कोई भी इन दोनों में से एक आप फंड रखिए। दोनों में फर्क आपको बता देता हूं कि एचडीएफसी जो मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो एक काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप पोर्टफोलियो हमने उसका इम्पैक्ट अभी जब गिरावट हुई देखा हमने कि उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, बट उससे पहले अगर आप देखें तो उस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, मुझे लगता है आगे भी करेगा। तो कैसा आप फंड बनाना चाहते हैं, कंसंट्रेटेड वाला या डाइवर्सिफाइड, दोनों के दोनों फंड अच्छे हैं, उनमें से एक फंड अपने पोर्टफोलियो में आप रख लीजिए। जो पैसा अगर आप सेक्टर फंड से निकलते हैं बाहर, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, वो पैसा आप वहां पे लगा दीजिए। अब मैं आता हूं, उन्होंने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात की, एक अच्छा आइडिया होगा मेरे हिसाब से अगर आप मोतीलाल ओसवाल के जो यूएस फंड में, अगर आप नेस्डेक फंड में लगाते हो पैसा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मार्केट को हमने देखा है उसने अच्छा परफॉर्म किया, और जोग्राफिकली डाइवर्सिफाई करना और 12 साल का समय आपके पास, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अगर आप एक मल्टी एसेट फंड ऐड करना चाहते हो तो फिर गोल्ड ईटीएफ की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए और एक यूएस बेस्ड फंड ले लीजिए, उसमें आप पैसा लगाइए, एडिशनल पैसा जो आपको लगाना है। कुछ बदलाव मैंने आपको कहा है वो आप कर लीजिए। कभी कभी टेम्पटेशन होती है हमें ये सोच के कि कभी हमें लगता है कि ये सेक्टर थीम अच्छा करेंगे, हम वहां पे पैसा लगाते हैं। तो या तो हमारा पूरा फेथ हो या हमारे में वो एबिलिटी हो कि हम एंट्री एग्जिट को टाइम कर सके, और उतना पैसा लगाए कि अगर हमारी कॉल सही हो तो हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न में फायदा हो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिस्क भी बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ फंड भी बढ़ा लेंगे, और उसका फायदा नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं, मुझे लगता है अगर आप ध्यान रखें रोजी, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छी रहेगी। ऑलराइट, अब हम प्रदीप जी का क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि प्रदीप जी ने मुझे ना अभी यूट्यूब में भी लिखा कि बहुत दिनों से मैं भेज रहा हूँ और बहुत परेशान है एक स्कीम को लेकर के। तो वो कौन सी स्कीम है जो प्रदीप जी को परेशान कर रही है वो लेकर आते हैं। तो 2 साल से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और परेशान है टाटा स्मॉल कैप के प्रदर्शन से। कह रहे हैं रुला दिया है इस स्कीम ने, मैं क्या करूं। और मोतीलाल ओसवाल के भी मिड कैप ने, अभी थोड़ा सा हेमंत सर ने जिक्र किया था, लगातार हमारे पास इन्वेस्टर्स की भी क्वेरीज आ रही हैं मोतीलाल के मिड कैप को लेकर के। तो ये दोनों स्कीम्स, जिसमें टाटा के स्मॉल कैप में ये 3000 की सिप कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल में 4000 की सिप कर रहे हैं। नज़रिया तो 15 साल का है, लेकिन इन दोनों को लेकर परेशान है। इसके अलावा जो स्कीम्स हैं, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 4500, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट जहां पे 3000 की सिप चल रही है प्रदीप जी की, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में भी 3000, बंधन के स्मॉल कैप में 2500, निपॉन इंडिया के मिड कैप में 2500। सो प्रदीप जी जो है कुल 22,500 रुपये की सिप कर रहे हैं। 15 ईयर्स का टाइम होराइजन रखते हैं, पर टाटा स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन दोनों से नाखुश हैं। इसे चेंज करेंगे क्या आप हेमंत सर, क्योंकि ऑलरेडी स्मॉल कैप में ये बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हैं। जी प्रियंका, देखिए जो 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 समय की वो बात करें, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि वो 18 महीने या 24 महीने का पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे मार्केट जो है वो हमने टाइम करेक्शन देखा, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं देखा, और ऑब्वियसली स्मॉल कैप तो नेगेटिव रिटर्न थे, मिड कैप के ऊपर भी प्रेशर था। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ कुछ फंड्स के ऊपर इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा आता है, डिपेंड करता है उनका कंपोजिशन कैसा हो। तो उन पीरियड्स में कभी कभी शायद हमें लगता है कि हम थोड़ी हताश होते हैं, निराशा होती है कि भाई ये फंड अच्छा नहीं कर रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अगर वो सेगमेंट ने अच्छा नहीं किया, और तो आपका फंड ऑब्वियसली उसमें भी अच्छा नहीं करेगा। बट विद इन दैट ऑल्सो कुछ फंड ऐसे होते हैं जो अच्छा करते हैं, शायद पहले उतना अच्छा नहीं कर रहे होते, डिपेंड करता है उनका किस तरह का एलोकेशन है। तो मेरा ये मानना है, आपने जिसको बिल्कुल सही कहा प्रियंका आपने, कि स्मॉल कैप में उनके पास 2 फंड हैं। बंधन स्मॉल कैप आप देखें तो एकदम बहुत ही अच्छा फंड है, और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट जो दोनों फंड में मिला के करीब 5500 की है। 2 फंड है, एक ही फंड रखिए आप, बंधन स्मॉल कैप को रख लीजिए आप। मिड कैप में 2 फंड्स हैं अगेन आपके पास,
निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है आपके पास, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। मोतीलाल मिड कैप के बारे में मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेटेड बेट है, परफॉर्मेंस में डेफिनेटली डिप देखा पीछे, बट मुझे लगता है कि रिकवरी होगी। पोर्टफोलियो अच्छा है और वो चेंजेस भी करेंगे उसमें इफ रिक्वायर्ड। लेकिन अगेन ग्रोथ, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है मिड कैप का, और ये कंसंट्रेटेड है। अगर आप उस वॉलेटिलिटी से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ऑब्वियसली लार्ज कैप के मुकाबले में स्मॉल कैप और मिड कैप जो है वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो आप निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में करिए, क्योंकि वहां भी अगर आप देखें तो आपकी इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 6,500 है। तो एक एक फंड भी रखेंगे तो आई थिंक जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो वो उससे पूरा होगा। बाकी जो फंड्स हैं आपके पास, कॉन्ट्रा फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मुझे लगता है कि उसमें मल्टी एसेट फंड बिल्कुल सही है, उनमें कुछ भी बदलाव मत कीजिए। बट ये दो फंड को चाहें तो आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। ओके, सो कंसोलिडेट करने के लिए भी कोई नई स्कीम नहीं लेनी है, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है आपकी उसी में प्रदीप जी कीजिएगा। आई होप हमने आपके जो टेंशन है उसको कम कर पाए होंगे। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी विलम्ब हो गया हमारे एंड पर कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन हम ले सकें। नाज़ीर जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने अपना क्वेश्चन अभी अभी व्हाट्सएप पर भेजा था और हमने कोशिश की बात करने की। मेरे साथ हैं नाज़ीर, समझते हैं कहाँ से बोल रहे हैं, क्या है इनकी क्वेरी। नमस्ते नाज़ीर जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्ते मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं बिहार पूर्णिया से। क्या करते हैं नाज़ीर जी? मैम मैं दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता हूँ। ओके, अभी फिलहाल अभी गांव गए हुए हैं? हाँ अभी गांव आए हूँ मैं। अच्छा, गांव जाने के पीछे कोई वजह, कोई खास वजह है या बस ऐसे ही छुट्टी मनाने? नहीं मैम, एक तो भाई का शादी था और उसके बाद घर उर भी बनाना था तो इसलिए आए थे। अच्छा, चलिए तो मज़े उठाइए। अभी तो आम का मौसम है, आम लगने शुरू हो चुके होंगे बिहार में तो और बहुत बहुत मुबारक, भाई की शादी भी हुई है आपकी, बहुत बहुत मुबारक हो। तो नज़ीर जी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो हम अब पढ़ते हैं। आपने बताया कि आप पराग पारिक में 1000 की सिप कर रहे हैं, कोटक के मल्टी कैप में 1000 की सिप कर रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 1000 है, जियो ब्लैक रॉक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1000, बंधन के स्मॉल कैप में 1000, मिरे एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड में 1000। ओके, बहुत अच्छे। और ये आपका पैसिव फंड ऑफ फंड ना अभी अभी चालू किए हैं, मतलब ये पहला गया है। अच्छा, 1000 कुल मिला के 6 स्कीम्स हैं, सभी में आपने 1-1 हज़ार डाल दिए है। और मेरे एसेट का ये गोल्ड सिल्वर नया फंड लिया आपने। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले हम इस फंड पर बात भी कर रहे थे, इनका मैनेजमेंट हमारे साथ था। ओके, और आपने 15 साल का नजरिया बताया है। और कुछ 1.5 साल हो गया मैम, 1.5 साल से कर रहे हैं। ओके, कुछ पूछना चाहेंगे? हेमंत रुस्तगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वाइस इन्वेस्ट के फाउंडर हैं, वो आपको भी सुन पा रहे हैं। कोई और सवाल आपका? जी जी मैम, ये मनी 9 को ही सुन के पोर्टफोलियो बनाया था और बीच बीच में 1-2 बार और मैं पोर्टफोलियो भेजा था तो कुछ चेंज करने बोले थे तो चेंज कर दिए थे। जो अभी है ये है, वो पराग पारिक, कोटक और एक वो मोतीलाल ओसवाल, मैम इसको कभी चेंज नहीं किए हैं। ये बाकी जो ये 3 फंड है तो ये बाद में चेंज करके लिए थे। ठीक है, तो हेमंत सर इनके पास ये फ्लेक्सी जानना है मैम कि एक तो मुझे 15 साल रखना है जी, और क्या बोलते हैं फंड मेरा सही है या गलत तो नहीं है ऐसा? फंड सही है, गलत तो नहीं है। 6 स्कीम्स, हर में 1-1 हज़ार का डिविजन। यहाँ पे तो आप बाजी मार रहे हैं कि आपने बहुत ज़्यादा स्कीम्स की भीड़ नहीं लगाई है और सभी में एक समान अमाउंट डाल रहे हैं। दूसरी जगह जहाँ आप बाजी मारे नज़ीर भाई साहब, वो ये कि आप 15 साल के नज़रिए से आए, तो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जो डाइवर्सिफिकेशन है उस पर हेमंत सर रोशनी डालेंगे। हेमंत सर, इनके पास फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, मिड कैप है, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, बंधन का स्मॉल कैप है, गोल्ड सिल्वर का पैसिव फंड ऑफ फंड है। आपको कैसा लग रहा है नज़ीर जी का पोर्टफोलियो? देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, 15 साल का समय है, SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एक रिस्क रहता है हमेशा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर्स को वॉलेटिलिटी का, तो काफी हद तक ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है वो उसको आपको टैकल करने में मदद करती है। तो आई थिंक स्ट्रेटजी वाइज बिल्कुल सही है। जहां तक फंड्स का सवाल है, देखिए 6000 के इन्वेस्टमेंट के लिए 6 फंड्स हैं। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। देखिए, एक तो अच्छी बात यह है कि सारे के सारे फंड्स इन्होंने जो चुने हैं अपनी अपनी कैटेगरी के काफी बेहतरीन फंड चुने उन्होंने। तो बट लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ फंड्स की प्योरली बात करूं तो मेरे हिसाब से फंड ज्यादा है,
बट अगर उनकी इंटेंट ये है कि आगे जाके वो अपना अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो फिर इन फंड्स में वो कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक तो उन्होंने कैटेगरी अच्छी चुनी है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्डन सिल्वर फंड, कैटेगरी अच्छी है, फंड्स अच्छे हैं, तो कंटिन्यू कीजिए प्रोवाइडेड, क्योंकि यही रिजल्ट जो है आप किसी 2-3 फंड से भी ले सकते हैं। एक अगर आप मल्टी कैप फंड ले लें, एक लार्जर मिड कैप फंड ले लें, लेकिन जैसा मैंने कहा आपके फंड्स अच्छे हैं, आप कंटिन्यू करिए प्रोवाइडेड अगर आप आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। एक चीज मैं चाहूंगा और कर लीजिए, अच्छी बात है आप 15 साल के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा सा टारगेट बनाइए। कभी कभी क्या होता है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो एडिक्वेट है, पर्याप्त है कि नहीं है। अगर आप कोई टारगेट बनाएंगे लॉन्ग टर्म का, इन्फ्लेशन को कंसिडर करके, तो आपके लिए एक रोड मैप बनेगा कि ठीक है मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी इंस्पिरेशन आती है, कहीं ना कहीं थोड़ी मोटिवेशन आती है कि क्यों अपनी रकम को बढ़ाएं ताकि आप वहां तक पहुंच सको। अदरवाइज हमें लगता है कि हम जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही अच्छा है। तो एक ही चीज करिए, बस एक गोल बना लीजिए, उसमें इन्फ्लेशन को कंसिडर कीजिए। एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न पे हम यूजुअली वर्कआउट करते हैं 12% के हिसाब से कि कितना पैसा लगेगा, किसी भी कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, या तो फिर से अपना सवाल भेजिए, हम आपको बता देंगे कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। तो एक वही बदलाव कीजिए, और जैसा मैंने कहा फंड्स आपके सारे अच्छे हैं, आप डेफिनेटली उन फंड्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो फंड्स अच्छे हैं, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा किया हुआ है। हेमंत सर, आपने एक बात कही जो मेरे दिमाग में रह गई कि 6,000 के लिए 6 स्कीम्स ठीक नहीं है, सब में 1-1 हज़ार। तो अगर नज़ीर जी को 6,000 ही निवेश करना है तो 6,000 के अमाउंट के लिहाज से कितनी स्कीम ठीक रहती है एक पोर्टफोलियो में? मैम देखिए, ऐसा ऐसा कोई नंबर नहीं है कि भी कितने ठीक रहेंगे, बट मेरा ये मानना है कि इक्विटी में तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर होना जरूरी है। इनिशियली जब आप इन्वेस्ट करते हो, आपको इक्विटी एज एन एसेट क्लास से कंफर्ट आना चाहिए। फिर आप चाहे जब बड़ा पोर्टफोलियो बनाएं तो आप अलग अलग कर लें। इसमें इस स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपने खुद से एलोकेशन किया मिड कैप में, स्मॉल कैप में, और फिर अगर उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत होगी तो आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं वो किस समय करना है, उसके टैक्स इम्प्लीकेशन होंगे। वही चीज मैं अगर किसी एक अच्छे मल्टी कैप में जाता हूं तो तीनों के तीनों सेगमेंट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मुझे एक इन्वेस्टमेंट से एक्सपोजर मिलता है। उसके सामने अगर मैं देखूं लार्ज एंड मिड कैप, 35% मिनिमम मेरा पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में जाता है, और बाकी पैसा इन दोनों सेगमेंट में पड़ता है। तो ये 2 या 3 फंड से भी मैं ये काम कर सकता हूँ। 6 फंड मैंने इसलिए कहा कर चाहे तो कंटिन्यू कर ले, क्योंकि फंड सारे अच्छे हैं, और अगर आगे जाके उनको अपनी रकम बढ़ानी है तो फिर डेफिनेटली इन्हीं फंड्स के अंदर वो बढ़ा सकते हैं। ओके, नज़ीर, शायद कुछ एक क्वेश्चन है उनका, वो उनकी आवाज़ आई थी अभी मुझे। नज़ीर जी, आप हैं ना? जी मैम, मैं क्या करता हूँ कि 6,000 तो ये परमानेंट है। हाँ। जब मार्केट गिरता है तो मैं 10,000 15,000 कर देता हूँ। ओके, यानी आप उसको टॉप अप कर देते हैं। हाँ, और ये और स्ट्रैटेजी, अभी मैम थोड़ा सैलरी कम है, थोड़ा सैलरी बढ़ जाएंगे फिर इसको और बढ़ा लेंगे। बस हमारी यही दुआ है कि आपकी सैलरी और बढ़े और आप और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ताकि आप बेहतर भविष्य बना सकें। मुझे लगता है हेमंत सर, ये तो अच्छी स्ट्रैटेजी है इनकी कि पैसे थोड़े से होते हैं एक्स्ट्रा, मार्केट वॉलेटाइल है तो फिर डाल देते हैं इसमें। जी बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल सही है। जैसे उन्होंने कहा कि 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर 10-15 हज़ार साल में 2-3 बार डालते हो तो प्रोपोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि मार्केट में गिरावट किस लेवल पे आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन हाँ, अगर आप जब भी आप एक थोड़ी सी अच्छी सिग्निफिकेंट गिरावट मार्केट में देखें, उसमें पैसा लगाएं, तो एज ए कॉम्बिनेशन लार्ज, आई मीन लमसम और एसआईपी हमेशा एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहा। और स्टैटिस्टिकली हमने ये देखा है इसको एनालाइज करके कि जब भी निवेशक एक सही प्रोपोर्शन में ओवर ए लॉन्गर पीरियड एज ए कॉम्बिनेशन लमसम और एसआईपी इन्वेस्ट करते हैं तो उनके रिटर्न काफी अच्छे होते हैं। तो एकदम बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। शुभकामनाएं नज़ीर जी, आगे बढ़ते रहिए, और जैसा आपने कहा कमाई जैसे बढ़ेगी और बढ़ा के निवेश ज़रूर कीजिएगा ये काम। अब्बास का क्वेश्चन अब हम लेकर आ रहे हैं। सो अब्बास जी जो हैं, उनका जो अभी तक जो वैल्यू उनकी पोर्टफोलियो की वो कुछ 9 लाख के आसपास पहुंच चुकी है, और इनकी एज है 54, और ये 2024 से इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। HDFC का फ्लेक्सी कैप है जो जिसमें वो निवेश करते हैं। HDFC के फ्लेक्सी कैप में 10,000, टाइम होराइजन 10 साल है। HDFC फ्लेक्सी कैप में 10,000, कोटक के मल्टी कैप में 5,000 का निवेश है अब्बास जी का।
मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000, बंधन के स्मॉल कैप में भी 5,000, फिफ्थ स्कीम है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड यहाँ 5,000, एक्सिस का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड यहाँ 5,000 और पीएफ में लिखा है 11,000 जिसकी वैल्यू, और पीएफ से मैं समझ रही हूँ पीपीएफ क्योंकि इसकी वैल्यू 19 लाख पहुँच गई और कह रहे हैं अभी 4 साल और बाकी हैं। तो यानी इसका मतलब यही है कि ये पीपीएफ है, 15 साल का लॉक इन होता है तो 4 साल और अभी बाकी हैं, कुछ 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 45,000 की सिप अच्छी अमाउंट है, 10 साल का नजरिया रखते हैं अब्बास जी। देखिए 10 साल का नजरिया है, आई थिंक 35,000 की शायद एसआईपी है इनकी, 7 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे अगर मैं इनको एनालाइज करूँ इन टर्म्स ऑफ बोथ कैटेगरी और फंड सिलेक्शन, अब्बास ने काफी अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। सिर्फ एक ही इशू है यहाँ पे कि इनका 5,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन में जा रहा है। 10 साल के समय के लिए इस तरह के फंड में मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्ट करना सही है, क्योंकि 10 साल में आपका फोकस होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न यानी इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न कैसे कमाएं, जो आप एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में नहीं कमा पाएंगे। अगर ये पैसा आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा है तो फिर ये फंड उसके लिए सूटेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको या तो मनी मार्केट या लिक्विड फंड में देखना चाहिए। अगर आपका इंटेंट इसको लॉन्ग टर्म में रखने के लिए है तो मैं चाहूंगा कि इसकी जगह पे आप एक मल्टी एसेट फंड ले लीजिए, कोटक मल्टी एसेट फंड या आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड ले सकते हो। बाकी जो फंड्स हैं जैसे मैंने कहा, बोथ इन टर्म्स ऑफ फंड सिलेक्शन एज वेल एज कैटेगरी सिलेक्शन, दोनों में उन्होंने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर इंक्लूडिंग पीएफ मैं कंसिडर करूं, 10 साल तक अगर अपना ये कंटिन्यू करते हैं इन्वेस्टमेंट 12% के रिटर्न के हिसाब से, तो करीब करीब 1.5 करोड़ का ये कॉर्पस बना पाएंगे। मुझे मालूम नहीं इनका टारगेट कितना है, उसमें मैंने जो अभी तक इन्होंने कॉर्पस बनाया है 9.81 लाख और पीएफ का जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो भी कंसिडर किया है। मुझे मालूम नहीं इनका टारगेट कितना है, बट करीब करीब 1.5 करोड़ का ये कॉर्पस बना पाएंगे। ओके, 1.5 करोड़ के आसपास के कॉर्पस को आप क्रिएट कर पाएंगे 10 साल तक अगर इस निवेश को जारी रखते हैं तो। ऑलराइट, अगला सवाल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है सर। पोर्टफोलियो नहीं है लेकिन आपकी हेल्प चाहिए और मुझे लगता है इस ऐसे क्वेश्चंस में जो है हैंड होल्डिंग बहुत मददगार रहती है। शिव जी का क्वेश्चन है जो बोल रहे हैं कि मैं अगले महीने रिटायर होने वाला हूं और मैं 50 लाख रुपए का जो है वो निवेश करना चाहता हूं जिससे मैं आफ्टर 5 इयर्स SWP कर सकूं। तो अगर कोई रिटायरमेंट का अपना फुल एंड फाइनल अमाउंट एक मुश्त 50 लाख जैसे शिव बता रहे हैं हमें वो करना चाहते हैं, तो किस तरह की स्कीम लें? उन्होंने खुद पूछा है मुझे क्या एक बैफ चुनना चाहिए, एक मल्टी एसेट चुनना चाहिए, एक अग्रेसिव हाइब्रिड लेना चाहिए या फिर एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड लेना चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? 50 लाख अमाउंट इज बिग, किस तरह की कैटेगरी में जाएं? एक साथ सब में डाल दें, स्टैगर्ड तरीके से डालें? हेमंत सर देखिए यहाँ पे 2-3 और इशू है, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि इनकी इंटेंट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, जो मैं समझ सकता हूँ, बट और ये भी क्लैरिटी है कि 5 साल के बाद उनको SWP करना है, यानी 5 साल के बाद उनको रेगुलर इनकम की जरूरत है, तो 5 साल तक इनका पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में लगाना है कि नहीं, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कि उनकी एग्जिस्टिंग और कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाते हैं कि नहीं। पहली बार जब आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में पैसा लगाते हैं वो भी रिटायरमेंट के समय पे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए, चाहे जैसे आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसको देख ले या ऐसी कुछ ऑप्शन देख ले जहाँ पे पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी की भी जरूरत है। एट द सेम टाइम रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन को बीट करना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अगर मैं ये मान के चलूँ कि उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो कुछ कैटेगरी जो उन्होंने कहा है, बैलेंस एडवांटेज फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड, मुझे लगता है वो बेटर है। उसका कारण ये है कि देखिए अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को देखते हो तो वहां पे भी करीब करीब आपको 70-75% एक्सपोजर आपको इक्विटी में मिलता है। और ये जो हमने बात की थी गोल्ड सिल्वर वगैरह की, वो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड में भी वो ऑप्शन रहेगी उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, फंड मैनेजर के पास। तो मेरा ये मानना है कि ये कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो एक फ्लेक्सी कैप फंड या ऐसा कुछ फंड अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बट अदरवाइज आपका फोकस जो है वो एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड और बैलेंस एडवांटेज फंड के ऊपर होना चाहिए। इसमें कुछ फंड्स हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक बैलेंस एडवांटेज, इक्विटी हाइब्रिड की बात करें तो उसमें भी एक और बैलेंस एडवांटेज है जो
थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, बट उसके रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलते हैं आपको। HDFC का बैलेंस एडवांटेज, उसके अलावा ICICI प्रू इक्विटी हाइब्रिड या फिर निप्पॉन इक्विटी हाइब्रिड, ये कुछ 4-5 फंड है, इनके कॉम्बिनेशन से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ये मैं जरूर कहूंगा कि SWP की जो स्ट्रैटेजी आप अपनाना चाहते हो वो एक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी है रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, क्योंकि एक तो आप मार्केट लिंक प्रोडक्ट में हो, आपके रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतर होंगे। दूसरी बात, एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट में होने के बावजूद आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना पैसा आपको किस तारीख को चाहिए। ऑफ कोर्स वो एक रीजनेबल लिमिट 5 से 6% के बीच में होना चाहिए। साथ ही आपका जो रिटर्न है वो भी टैक्स एफिशिएंट होगा, क्योंकि 1.25 लाख तक कैपिटल गेन आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो मुझे लगता है कुछ एक फैक्टर है जो म्यूचुअल फंड के कॉम्बिनेशन को और उसमें भी कुछ सालों के बाद SWP करने को ग्रोथ और इनकम जनरेशन के लिए वो बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं अगर आपको क्लैरिटी है कि ये पैसा म्यूचुअल फंड के लिए ही एलोकेशन होगा। कुछ कैटेगरीज की मैंने बात की, कुछ फंड की बात की, आप चाहें तो उनको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन संतोष पाटिल जी का है। संतोष जी के पास है निपॉन का स्मॉल कैप, बंधन का स्मॉल कैप, सभी में 3000 की ये सिप कर रहे हैं, इन ऑल 15000 की सिप कर रहे हैं। सो 2 स्मॉल कैप है निपॉन और बंधन, फिर है इनके पास मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और HDFC का मिड कैप। ओके, हर कैटेगरी की 2-2 स्कीम है। फ्लेक्सी कैप है HDFC का ही, ठीक है। और कुल मिला के 15,000, 15 साल का नजरिया रखते हैं, 3 लाख रुपए का ये निवेश अभी तक कर चुके हैं। आपको संतोष जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 2 स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, 3000 हर स्कीम में। प्रियंका, मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव है। 15,000 की SIP कर रहे हैं, 5 फंड है 3-3 हजार के। इंपॉर्टेंट चीज ये, एक तो 2-2 फंड है, 2 फंड मिड कैप, 2 स्मॉल कैप। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना एलोकेशन इन दोनों सेगमेंट में कर रहे हैं। तो अगर आप देखें स्मॉल कैप में 6,000 जो उनकी इन्वेस्टमेंट का 40% है, मिड कैप में भी 6,000 जो उनकी इन्वेस्टमेंट का 40% है। 80% पैसा मिड और स्मॉल में लगाना मेरे हिसाब से किसी भी निवेशक के लिए जो बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है इक्विटी से, बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर उनकी नहीं है, मैं बेसिकली उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से अंदाजा लगा रहा हूँ कि वो उनके लिए वो सही नहीं है। मुझे लगता है एक स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं आप, बंधन स्मॉल कैप, हमने पहले भी बात की। मिड कैप में भी आपके पास 2 फंड है, उनमें से आप चाहें तो एक फंड रख सकते हैं कोई भी, और जो बाकी पैसा बचेगा इन दोनों फंड्स का, उसमें आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं या फिर निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है, और उसके अलावा एक HDFC फ्लेक्सी कैप है आपके पास, वो बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली एग्रेशन थोड़ा कम कीजिए, आपको वही सेगमेंट में एक्सपोजर मिलेगा लेकिन विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू फ्लेक्सी कैप। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप बदलाव कर लें तो आपके पोर्टफोलियो में सही जो बैलेंस चाहिए रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में, वो आपको मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी आएगी और रिटर्न मुझे लगता है काफी कंसिस्टेंट और अच्छे रिटर्न आपको मिलने चाहिए। ऑलराइट, इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर, आज आपने वक्त निकाला। रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड एफर्ट। आपने हर पोर्टफोलियो में जितना समय दिया, बहुत शुक्रिया। जल्द होती है मुलाकात फिर से। थैंक यू प्रियंका। आज के शो में इतना ही, लेकिन अपने क्वेश्चंस भेजते रहिए। हेमंत रस्तगी जैसे एक्सपर्ट ट्यून इन रहते हैं मनी 9 पर हर शाम 4 बजे आपके पोर्टफोलियोज को इवैल्यूएट करने के लिए। पोर्टफोलियो भेजने का तरीका ये है कि आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या ईमेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो ईमेल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है 9311211874, जहां आप हमें व्हाट्सएप अपने पोर्टफोलियोज कीजिए। इसके अलावा अगर आप ईमेल करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो हमारी ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, money9query@tv9.com, जिसमें आप अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। चलिए आज के शो को यहीं क्लोज करते हैं, कल होगी मुलाकात। बाय बाय।